जरा सोचिए, दिल्ली की एक आम सी शाम है। लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक है और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये कोई मजाक या गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं था। इन संदेशों में एक खौफ था, एक ऐसी चेतावनी जो धीरे धीरे हजारों लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर रही थी। देखते ही देखते एक डिजिटल अफवाह ने देश की राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज हम उसी कहानी की तह तक जाएंगे जिसने मनोरंजन के नाम पर दहशत पैदा की और प्रमोशन और पब्लिक पैनिक के बीच की उस खतरनाक रेखा को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। बस यही एक लाइन, ये चंद शब्द काफी थे एक पूरे शहर की नींद उड़ाने के लिए। सोच कर देखिए, जब किसी के फोन पर ये मैसेज आता है तो दिल पर क्या गुजरती होगी। सोसाइटी के बाहर से बच्चे उठाए जा रहे हैं। ये कोई अखबार की वेरीफाइड खबर नहीं थी, इसका कोई सोर्स नहीं था, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। ये बस एक व्हाट्सएप मैसेज था जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक फोन से दूसरे फोन किसी आग की तरह फैल रहा था। इसमें तर्क नहीं था, पर इसमें डर था। और डर शायद दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली चीज है। उसे फैलने के लिए सबूतों की नहीं, बस एक शक की जरूरत होती है। और इस मैसेज ने करोड़ों दिलों में वो शक पैदा कर दिया था। हर डरावनी कहानी में एक विलेन होता है। इस कहानी का विलेन थी एक सफेद वैन। कोई नंबर नहीं, कोई ड्राइवर का चेहरा नहीं, बस एक रंग और एक गाड़ी। इस एक लाइन ने दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली हजारों सफेद वैन्स को शक के दायरे में ला खड़ा किया। अब हर सफेद वैन एक चलती फिरती धमकी लगने लगी थी। लोग अपनी बैल्कनी से झांक रहे थे, अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ा रहे थे और अपने बच्चों का हाथ और भी कसकर पकड़ रहे थे जब भी कोई सफेद वैन पास से गुजरती। एक बेजान सी गाड़ी अब डर की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। अगर सफेद वैन की खबर ने चिंता पैदा की थी, तो इस मैसेज ने उस चिंता को खौफ में बदल दिया। अब खतरा सिर्फ अनजान सड़कों पर नहीं, बल्कि उन जाने पहचाने रास्तों पर आ चुका था जहां से हर रोज हमारे बच्चे गुजरते हैं। स्कूल, एक ऐसी जगह जिसे हम सुरक्षा का मंदिर मानते हैं। इस मैसेज ने उसी मंदिर की दहलीज पर खतरे की घंटी बजा दी। पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो जैसे हड़कंप ही मच गया। क्या बच्चों को कल स्कूल भेजें? क्या वैन वाला भरोसेमंद है? क्या स्कूल का गार्ड काफी है? सवाल हजारों थे और जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ एक अनजाना डर था जो सबको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और ये था डर की कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा। जब समाज में डर फैलता है तो लोग उम्मीद से सिस्टम की तरफ, पुलिस की तरफ देखते हैं। लेकिन इस मैसेज ने उस उम्मीद की कमर ही तोड़ दी। पुलिस कुछ नहीं कर रही। इन शब्दों ने लोगों को और भी ज्यादा लाचार महसूस कराया। इसका मतलब था कि अब आप अकेले हैं, अब कानून आपकी मदद नहीं कर सकता, अब आपको अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करनी होगी। बच्चों को अकेला न भेजें, ये अब सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक ऐलान था कि आपका शहर, आपकी गलियां अब सुरक्षित नहीं हैं। ये वो पल था जब डर ने भरोसे को पूरी तरह निगल लिया था। ये खौफ ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द इस डिजिटल आग की लपटें असल दुनिया तक पहुंच गईं। एक अफवाह जो शायद किसी एक कंप्यूटर पर टाइप की गई थी, उसने दिल्ली की सड़कों पर ऐसा कोहराम मचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वर्चुअल दुनिया में बोया गया डर का बीज असल दुनिया में दहशत की एक जहरीली फसल बनकर खड़ा हो गया। शहर की रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम सी गई। स्कूलों ने फटाफट सर्कुलर जारी कर दिए, गेट पर पहरा सख्त कर दिया, सोसाइटियों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, गार्ड्स की संख्या रातों रात डबल कर दी गई। कई माता पिता ने तो स्कूल वैन पर भरोसा करना ही छोड़ दिया और खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने लगे। बच्चों की आज़ादी छिन गई। उनका पार्क में खेलना, दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, अकेले ट्यूशन जाना, सब बंद हो गया। कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़े कि सोसाइटी के लोगों ने खुद ही लाठियां लेकर रात में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दहशत का सीधा असर पड़ा दिल्ली पुलिस पर। पुलिस कंट्रोल रूम के फोन घनघनाने लगे, एक पल के लिए भी शांत नहीं हो रहे थे। हर कॉल पर एक घबराई हुई आवाज थी। कोई अपनी गली में खड़ी किसी वैन की खबर दे रहा था, तो कोई किसी अनजान शख्स को शक की निगाह से देखकर फोन कर रहा था। पुलिस टीमें भेज रही थी, जांच कर रही थी, लेकिन हर बार नतीजा सिफर। ये डर का एक ऐसा जाल था जिसमें शहर के आम लोग ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था भी उलझती जा रही थी। असली अपराधों से ध्यान हटकर इस काल्पनिक खतरे पर लग रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था। जब डर हद से गुजर जाता है तो वो भीड़ की शक्ल ले लेता है, और भीड़ का न कोई चेहरा होता है, न दिमाग।
दिल्ली के कुछ इलाकों से खबरें आने लगी कि लोगों ने सिर्फ शक के आधार पर निर्दोष लोगों को घेरना शुरू कर दिया। कोई सेल्समैन, कोई डिलीवरी एजेंट, कोई मजदूर जो बस गलत समय पर गलत जगह पर था, वो गुस्साई भीड़ के सवालों का निशाना बन रहा था। एक डिजिटल अफवाह अब सड़कों पर उतरकर किसी की जान के लिए खतरा बन सकती थी। जब पूरा शहर डर के साए में जी रहा था, तब कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या ये सब सच है? क्या सच में कोई ऐसा गैंग है जो अचानक पूरे शहर में सक्रिय हो गया है? या फिर ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है? यहीं से हमारी पड़ताल एक नया मोड़ लेती है। अब हम डर की परछाई से निकलकर उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने ये परछाई बनाई थी। हमारी पड़ताल का ये वो हिस्सा है जहां कहानी एक क्राइम थ्रिलर की तरह सामने आती है। सवाल ये है कि क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर एक मकसद के तहत पूरे शहर में डर का ये खेल खेला? क्या ये किसी प्रोडक्ट को बेचने का एक नया खतरनाक तरीका था? चलिए इस धोखे की एक एक परत को हटाते हैं और उस सच तक पहुंचते हैं जो इस पूरी दहशत की जड़ में छिपा है। जब कुछ पत्रकारों और फैक्ट चेकर्स ने इन वायरल वीडियोस की पड़ताल शुरू की तो धागे खुलने लगे। जिन क्लिप्स को लोग असली किडनैपिंग की सीसीटीवी फुटेज मान रहे थे, वो असल में बहुत साफ सुथरी, प्रोफेशनली शूट की गई क्लिप्स थीं। उनमें दिख रहे लोग घबराए हुए आम इंसान नहीं, बल्कि एक्टर्स लग रहे थे। और सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब इन वीडियोस के सीन्स का मिलान एक आने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी से किया गया। कहानी हूबहू मैच हो रही थी। आखिरी कील पुलिस के रिकॉर्ड्स ने ठोकी। उन्होंने साफ किया कि शहर में ऐसी कोई बच्चों के अपहरण की लहर नहीं थी। सच सामने था। ये कोई क्राइम वेव नहीं थी, ये एक क्राइम फिल्म का प्रमोशन था। इस पूरी तकनीक को मार्केटिंग की दुनिया में कहते हैं फियर मार्केटिंग, मतलब डर का इस्तेमाल करके अपना सामान बेचना। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां आपको एक्सीडेंट का डर दिखाकर पॉलिसी बेचती हैं। हेल्थ ड्रिंक्स आपके बच्चे के पीछे रह जाने का डर दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन यहाँ फर्क ये था कि इन्होंने किसी काल्पनिक डर को नहीं जगाया, इन्होंने एक असली जीते जागते डर का माहौल बना दिया। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, ये समाज की शांति की कीमत पर अपनी फिल्म के लिए माहौल बना रहे थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। देखिए, अपनी फिल्म को प्रमोट करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इस अधिकार की सीमा कहाँ खत्म होती है? आप एक क्राइम फिल्म के लिए उत्सुकता जगा सकते हैं, लेकिन क्या आप एक असली क्राइम वेव का झूठा माहौल बना सकते हैं? आप फिल्म में काल्पनिक डरावने सीन दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आप असल दुनिया में माता पिता के मन में अपने बच्चों को खोने का असली डर पैदा कर सकते हैं? ये रचनात्मकता और धोखे के बीच की वो रेखा है जिसे लांघना जनता के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये विज्ञापन नहीं, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। इस पूरे खेल में फायदा शायद एक फिल्म को हुआ हो, लेकिन नुकसान की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन हजारों माता पिता की मानसिक शांति का। दूसरा नुकसान हुआ पुलिस के संसाधनों का, जिनका समय और ऊर्जा एक झूठी अफवाह से लड़ने में बर्बाद हो गया। तीसरा नुकसान हुआ जनता के विश्वास का, सिस्टम पर, मीडिया पर, एक दूसरे पर। और सबसे खतरनाक नुकसान ये है कि अगली बार जब सच में कोई खतरा होगा, जब कोई असली चेतावनी आएगी, तो शायद लोग उसे भी एक और स्टंट समझकर नजरअंदाज कर दें। इस एक स्टंट ने समाज की सुरक्षा की नींव को हिलाकर रख दिया। अब जब सच सामने आ चुका है, तो सवाल उठता है, गुनहगार कौन है? क्या सिर्फ वो लोग जिन्होंने ये अभियान बनाया, या फिर इस कहानी में हमारी भी कोई भूमिका है? जब कोई झूठ इतनी तेजी से फैलता है कि वो सच लगने लगे, तो इसकी जिम्मेदारी किस किस के कंधे पर आती है? आइए इस जिम्मेदारी की चेन को समझने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी की पहली कड़ी बेशक वो मार्केटिंग या पीआर टीम है जिसने इस पूरे अभियान को बनाया, जिन्होंने समाज की शांति को दांव पर लगाया। लेकिन वो अकेले नहीं हैं। दूसरी कड़ी में वो मीडिया संस्थान भी आते हैं जिन्होंने शायद टीआरपी की होड़ में बिना पूरी तरह जांचे परखे इस खबर को चलाना शुरू कर दिया, जिससे अफवाह को और बल मिला। और तीसरी और शायद सबसे अहम कड़ी हम सब हैं, आम जनता, जिन्होंने डर और चिंता में बिना एक पल सोचे उस मैसेज को अपने सभी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया। ये एक सामूहिक विफलता थी। ये लाइन इस पूरी स्थिति को शायद सबसे बेहतर तरीके से समझाती है। वो जो एक फॉरवर्ड का बटन हम दबाते हैं, वो हमें बहुत छोटा और हानिरहित लगता है, लेकिन जब लाखों लोग एक साथ वही बटन दबाते हैं, तो वो एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग में बदल देता है। हर एक शेयर, हर एक फॉरवर्ड उस दहशत की आग में फेंके गए पेट्रोल की एक एक बूंद की तरह था। हम सबने,
शायद नेक इरादे से ही अपने ही शहर में डर फैलाने में एक भूमिका निभाई। तो सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जाए। इसके लिए 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, सरकार और कानून के स्तर पर ऐसे सख्त नियम होने चाहिए जो फियर मार्केटिंग की इस खतरनाक हद को पार करने से रोकें। दूसरा, कंपनियों और विज्ञापनदाताओं के स्तर पर यह अनिवार्य किया जाए कि कोई भी प्रचार सामग्री हो उसे साफ तौर पर विज्ञापन या प्रमोशन के रूप में लेबल किया जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, समाज के स्तर पर हमें डिजिटल साक्षरता को एक अभियान बनाना होगा ताकि हर नागरिक असली और नकली खबर के बीच का फर्क समझ सके और कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचे, क्या ये सच है? इस पूरी घटना को सिर्फ एक फिल्म के प्रमोशन स्टंट के तौर पर भूल जाना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमारे डिजिटल भविष्य का एक डरावना ट्रेलर है। आज किसी ने फिल्म बेचने के लिए डर का इस्तेमाल किया है, कल कोई अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए समाज में नफरत फैला सकता है, परसों कोई चुनाव जीतने के लिए दंगे की अफवाह उड़ा सकता है। तरीका वही रहेगा, डर। अगर हमने आज इसे नहीं नकारा तो कल हम किसी और के खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बन जाएंगे। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, एक बहुत ही बड़ा सवाल। अगर ये वाकई एक सोची समझी मार्केटिंग साजिश थी तो क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ बनाने वालों की है कि वे सामने आकर माफी मांगें, या फिर जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा हम पर भी आता है? क्या इस डिजिटल युग में समझदार और सतर्क बनना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, या फिर जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि रचनात्मकता अपनी जगह है, लेकिन समाज की सुरक्षा और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता।